नमस्कार आप सभी को मेरे अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। और आज हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक स्पेशली भारत के संदर्भ में लिया गया है और राजस्थान के संदर्भ में हम अलग से इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको पुनः नमस्कार। और आज हम काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी समय बाद, स्वास्थ्य सही होने के बाद पहली क्लास ले रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरे साथ वैसे ही जुड़ोगे जैसे पहले जुड़े हुए थे। आप सबको स्वास्थ्य के शुभ होने की अग्रिम शुभकामनाएं और साथ ही साथ परीक्षा में सफल होने की भी शुभकामनाएं। ऐसे ढीले मत पड़ जाना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, आपका सपना पोस्टपोन्ड नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप अपने जहन में या दिमाग में कई चीज़ ज़िंदा रखना कि हमारा सपना हमें पूरा करना है, वो भी हमारे माता पिता के ज़िंदा रहते हुए मतलब। तो देखो 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है उसमें से शुरू से बढ़िया एकदम अच्छे से मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, उसी में से पढ़ा रहा हूँ। अभी थोड़ी सी तबीयत डाउन है कि भाई मैं खड़ा रह के क्लास नहीं ले सकता हूँ, उस बिहेव पर या उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नोट्स से ये अपने टॉपिक लिया है, तो आप लोगों को पसंद भी आएगा। अब देखिए कि 1857 का विद्रोह पिछली 100 वर्षों का राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक और सैन्य शोषण का परिणाम था। तो कभी ये भी आ जाए कि निम्नलिखित में से किन किन वजहों का परिणाम 1857 की क्रांति थी। तो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक और आर्थिक और सैन्य शोषण का परिणाम था। अब हम इनका अलग से पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं कि भाई राजनीतिक कारण के रूप में कौन कौन से कारण रहे, ठीक है। फिर वो सामाजिक रूप से कौन से कारण रहे, धार्मिक रूप से कौन से कारण रहे, प्रशासनिक रूप से कौन से कारण रहे और आर्थिक और सैनिक कौन से कारण रहे। तो अब हमारा पहला है भाई अपना कि राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण के रूप में हमारा राजनीतिक कारण कि लॉर्ड वेलेज़ली ने निम्नलिखित देशी रियासतों के साथ सामयिक संधि कर उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। तो पहले तो ध्यान रखना कि भाई उसका नाम क्या था मतलब। तो ये जो उस टाइम अपना गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेज़ली, ठीक है ना। इसने सामयिक संधि करके मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। तो इसमें से अपने ध्यान रखना, पहले एक तो हैदराबाद वाला था मतलब, ठीक है। हैदराबाद को 1798 में, मैसूर 1799 में और तंजौर 1799 में और अवध 1801 में। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो ये है, अपनी HMT घड़ियाँ आती थी पहले, अगर आप लोगों ने देखी हो तो, जिसका कारखाना अजमेर में था। HMT आज नहीं है मतलब, यह HMT अजमेर में थी, ठीक है ना। HMT कहाँ थी भाई इसका कारखाना? तो अजमेर में। तो HNE हैदराबाद, MNE मैसूर, TNE तंजौर और ANE अवध, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये याद भी रह जाएगा। ए से अवध है नहीं, मतलब अजमेर की जगह आपको अवध याद रखना, ये नहीं कि सर आपको गलत अजमेर बता दिया है। वो मैंने HMT अजमेर में स्थापित है, इसलिए ट्रिक के रूप में ये काम आ जाएगी आपके। तो ये चीज़ें एक तो याद रखना आप लोग, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक या इसी का अगला पॉइंट देखते हैं कि मराठा के साथ सामयिक संधि का क्रम। तो एक ये भी याद रखना आप लोग कि सामयिक संधि किस क्रम में हुई थी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो सामयिक संधि थी वो पेशवा के साथ हुई थी, ठीक है, 1802 में। फिर भोंसले के साथ 1803 में, फिर सिंधिया के साथ, और फिर 1803 में, और होलकर के साथ 1806 में। तो मतलब ये 4 जो सीरीज है इनको भी आपको याद रखना है कि मतलब ये किस तरह से किसके साथ पहले संधि हुई है और किसके साथ बाद में संधि हुई है। तो ये चीज़ें भी आप थोड़ी सी याद रखना मतलब। तो इस तरह से ये आपका मराठा संघ के साथ सामयिक संधि का क्रम में वो भी सीक्वेंस वाला भी राजनीतिक कारणों में याद हो जाएगा मतलब। अब देखो कि लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 56 के मध्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था ये, जिसने जैसे तैसे हड़प नीति, युद्ध नीति और गोद निषेध नीति के माध्यम से निम्नलिखित रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया था। तो अब ये कौन कौन सी रियासतें थे जिनको उनका मकसद ही एक साम्राज्यवादी था भाई। ये सबसे बड़ा मतलब दुष्ट आत्मा था कि इसने येन कैन करके अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो सतारा जो महाराष्ट्र में पड़ता था 1848 में इसने मिला दिया। संबलपुर
जो उड़ीसा में जैतपुर एमबी 1849 में मिला लिया, बघार 1850 में मिला लिया, उदयपुर 1852 में छत्तीसगढ़ में मिला लिया, झांसी की रानी 1803, ये झांसी मतलब झांसी की रानी फेमस हुई थी, 1803 यूपी वाली, उसको भी मिला दिया था 1853 में, सॉरी, नागपुर 1854 महाराष्ट्र का। तो इस तरह से इन्होंने मतलब कि बहुत सारे राज्यों को अब ये जैसे युद्ध नीति, हड़प नीति, सारी पॉलिसियों से ये कैन करके अपने साथ मिला लिया था मतलब। अब देखिए आप लोग आगे कि लॉर्ड डलहौजी ने करौली को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। करौली मतलब अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं, परंतु कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी के फैसले को पलटते हुए कहा कि करौली रियासत अंग्रेजों का संरक्षित मित्र है, न कि आश्रित राज्य है। तो एक तरह से ये भी चीज़ ध्यान रखना कि किसके बारे में अंग्रेजी डलहौजी ने तो मिला दिया था, लेकिन कंपनी ने इसके फैसले को रिवोट कर दिया था, तो वो था करौली मतलब। अब देखो लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर, तो थोड़ा सा ये एक ध्यान रखना किसकी रिपोर्ट पे, तो आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि ये अपना जो किसको हड़पा था, तो वो कौन सा था भाई, अवध। तो ये भी सुनने के लिए धन्यवाद। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, या अगले पेज पे कि अच्छा देखो, एक बीच में परिभाषा कहीं मैंने पढ़ी थी या बीच में सर ने बोली थी कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध अपना जिहाद कहलाता है मतलब, ठीक है ना। देखो इसके अलावा देखो आप लोग कि जो नीचे लाइन है कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार अवध को हड़पना लॉर्ड डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। तो इसका भी ध्यान रखना आप लोग कि जो सबसे बड़ा गलती थी उसकी, या जो मानी जाए तो वो कौन सी थी, तो वो है अवध को हड़पना मतलब। कानपुर के पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने नाना साहेब की पेंशन भी बंद कर दी थी मतलब। तो ये भी उन्होंने राजनीतिक रूप से, ये ऐसे कारण थे जो क्रांति के लिए उन्होंने उत्प्रेरित किया मतलब। अब सामाजिक और धार्मिक कारण कौन कौन से थे, तो सामाजिक और धार्मिक कारण के रूप में हम आप लोगों को अभी बताते हैं मतलब। तो ये देखिए मतलब कि 1813 के अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई थी, ईसाई धर्म के प्रचार की। धार्मिक नियोग्यता अधिनियम 1821, इस अधिनियम के तहत जो व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करता उसे उसकी पैतृक संपत्ति से निष्कासित नहीं किया जा सकता था मतलब। तो ये एक बड़ा जोरदार कारण था। अतः उपरोक्त घटनाओं से भारतीयों को लगा कि अंग्रेज भारत का ईसाईकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे धार्मिक या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना पनपी, या भावना जवार के रूप में उठने लगी। अब देखिए आर्थिक कारण के रूप में, आर्थिक और प्रशासनिक कारण के रूप में कि ब्रिटिश सरकार के नीतियों के कारण भारतीय उद्योगों का पतन हुआ और भारतीयों को प्रशासन में द्वितीय श्रेणी से बड़ा पद नहीं दिया गया, कि मतलब सेकंड ग्रेड से ऊपर इनको कहीं कोई पोस्ट दी ही नहीं जाती थी। अतः इन कारणों से भी भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना क्रिएट हो गई थी मतलब। अब देखो जो सैन्य कारण है उसमें आप देखिए मतलब कि सैन्य कारणों में कौन कौन सी भूमिका मतलब मुख्य कारण है कि 1854 के डाकघर अधिनियम के द्वारा सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सेवा बंद कर दी गई। तो भाई सैनिकों को भी जो फैसिलिटी मिलती थी फ्री वाली, वो भी 1854 में बंद कर दी। दूसरी चीज़ कौन सी थी भाई कि लॉर्ड कैनिंग के सामान्य सेवा अधिनियम 1856 के अनुसार भारतीय सैनिकों को अपनी सैन्य सेवा समुद्र पार देना अनिवार्य कर दिया गया, जो कि तत्कालीन समय में भारतीय लोग समुद्र पार करना नहीं चाहते थे मतलब। तो इस तरह से भी पार करना अपने धर्म के खिलाफ समझते थे मतलब। तो इस हिसाब से वो भी एक तरह से ये पॉइंट था जिसने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित किया था। लॉर्ड कैनिंग के आदेश अनुसार, अब ये थोड़े काम के भाई, तो ध्यान रखना कि जो तात्कालिक कारणों में आता है वो है कि ब्राउन बेस राइफल्स के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए। तो एक तो ये कि पहले कौन सी थी, तो ब्राउन बेस राइफल्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और फिर बाद में उसकी जगह कौन सी नई वो जो राइफल्स प्रयोग करने की अनुमति दी, तो वो थी एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करने का निर्देश दिया। P53 इस राइफल के कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से निर्मित होते थे। इस राइफल्स को चलाने से पूर्व उसे मुंह से काटना पड़ता था, इसलिए भारतीय सैनिकों
भारतीय सैनिकों में अंग्रेज़ों के प्रति धार्मिक भावना भड़क गई थी। और देखो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो नोट्स के रूप में लिखा गया है वो ये है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस से जिसका निर्माण बंगाल में होता था। तो कभी कभी पूछ ले कि तात्कालिक कारण कौन सा है, ध्यान रखना चर्बी वाले कारतूस से, जिस जो ब्राउन बेस राइफल्स के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया। किसके द्वारा भाई? कैनिंग के द्वारा, मतलब ठीक है ना। अब क्रांति की योजना वगैरह कैसे बनी तो उसके लिए हम आपको बताते हैं, मतलब ठीक है ना। ये देखिए कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार क्रांति की योजना राणोजी बापू, ठीक है ना, ये जो दूत थे, और अज्जी मुल्ला खान ने लंदन में बनाई थी। ये दोनों के द्वारा, कि एक थे राणोजी बापू, ये बढ़िया अच्छे पॉइंट है भैया, आप इनको याद रखना, और अज्जी मुल्ला खान ने लंदन में बनाई थी, मतलब ठीक है ना। अन्नाजी मतलब अन्नाजी दाता सतारा के अपदस्थ शासक थे भाई, ध्यान रखना मतलब, और जिनको राणोजी बापू के दूत के रूप में थे, मतलब ये मतलब राणोजी बापू अन्नाजी दत्ता जो सितारा के अपदस्थ शासक थे इनके दूत थे इनके द्वारा, और नाना साहब के जो दूत थे अज्जी मुल्ला खां, है ना, दोतुपद कानपुर के अपदस्थ शासक, इन दोनों के दूतों ने, मतलब ये तो अपदस्थ राजा थे और शासक थे, और इनके जो ये दूत राणाजी बापू और अज्जी मुल्ला खां इन्होंने लंदन में बनाई थी, मतलब 1800। अब देखो ये कुछ जो फैक्ट्स हैं वो बड़े काम के हैं, ये थोड़े से आप याद रखना कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का जो पीएम था वो कौन था, तो ये ध्यान रखना पामस्टन, लेबर पार्टी का शासन था, ये भी ध्यान रखना। आप कहीं सवाल एग्जाम में आ जाएगा भाई कि लेबर का था कि डेमोक्रेटिक का था, तो ये लेबर पार्टी का शासक था और पामस्टन पीएम का नाम था। ब्रिटिश कंपनी का भारत में मुख्य सेनापति कौन था, तो जॉर्ज एनिसन था, ध्यान रखना। पूरे भारत में जो मुख्य सेनापति था इनका ब्रिटिश कंपनी का वो जॉर्ज एनिसन था। मुख्य सैनिक कार्यालय उस टाइम कहाँ था, तो ध्यान रखना ये शिमला पे था। और ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल कौन था भाई, वो जो लॉर्ड डलहौजी था उसकी वजह से हुआ, लेकिन जब क्रांति हुई तब ध्यान रखना लॉर्ड कैनिंग भारत के उस टाइम गवर्नर जनरल था, मतलब। तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे फैक्ट है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े काम के। 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट और क्रांति का लीडरशिप किसने किया था, तो ये था अपने बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। 1857 की क्रांति की प्रस्तावित तिथि कौन सी थी, 31 मई 1857। तो ये ध्यान रखना भाई, प्रस्तावित तिथि तो थी 31 मई 1857, और क्रांति स्टार्ट ध्यान रखना पहले हो गई थी। आरंभ तिथि कौन सी है, 10 मई 1857 को। कहाँ से स्टार्ट हुई थी पहली बार, मेरठ छावनी से, ये भी ध्यान रखना। ये बहुत बार एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया कि वास्तविक तिथि कौन सी थी, आरंभिक तिथि कौन सी थी, वास्तविक आरंभिक तिथि कौन सी थी, प्रस्तावित तिथि कौन सी थी। क्रांति का प्रतीक चिन्ह कौन था भाई, या क्या था, मतलब कमल का फूल और चपाती। क्रांति में झंडा गीत की रचना किसने की थी भाई, तो अजी मुल्ला खान ने, जो हमने पीछे पढ़ा था, जिसने लंदन में ये इसकी पॉलिसी बनाई थी या इसकी तैयारी की थी, मतलब। अब देखिए आप लोग, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, मतलब मुर्शिदाबाद बंगाल की 34वीं NI नेटिव इन्फेंट्री, है ना, मतलब इन्फेंट्री नेटिव यानी मूल स्थान वाली इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना करते हुए विरोध स्वरूप लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट ह्यूसन की हत्या कर दी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले किसने, मतलब 1857 की क्रांति में किसी की हत्या की थी, मंगल पांडे ने की थी, और वो जो कहाँ से की थी, बैरकपुर छावनी। कब की थी, 29 मार्च 1857, ठीक है ना। कौन सी बटालियन का सदस्य था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। और किसको उड़ाया था, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट को हत्या की कर दी। और इस घटना स्वरूप मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। तो देख लो, 29 मार्च को की और 10 दिन बाद इसको फांसी की सजा दे दी गई थी, मतलब। मंगल पांडे के साथ ईश्वरीय पांडे को भी फांसी की सजा दी गई थी। मंगल पांडे गाजीपुर के थे, जो वर्तमान में बलिया जिला यूपी का राज्य था, मतलब, है ना, ये ध्यान रखना भाई। तो मंगल पांडे के साथ सिर्फ अकेले मंगल पांडे को नहीं, मंगल पांडे के साथ ईश्वरीय पांडे को भी फांसी की सजा दी गई थी। तो एक पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले फांसी की सजा किन 2 क्रांतिकारियों को हुई थी। और आपने ऐसे ही सिर्फ मंगल पांडे, सिर्फ ईश्वर पांडे, दोनों या नन ऑफ द अबव, तो ध्यान रखना दोनों को हुई थी। अगर आप सिर्फ मंगल पांडे करके आओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। 10 मई 1857, अब मेरठ छावनी
कि 20वीं नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना ने चर्बी वाली कारतूसों के प्रयोग से मना करते हुए विरोध स्वरूप अंग्रेज सैनिकों की हत्या कर दिल्ली की ओर कूच कर गए। मतलब ये जैसे उन्होंने 29 मार्च को किया बैरकपुर छावनी में, और 10 मई को मेरठ में भी ये सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। मतलब अब आगे देखिए एक बार, 11 और 12 मई को मेरठ छावनी के सैनिक दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट और क्रांति का नेता घोषित करते हैं। मतलब और नीचे कि 20 सितंबर 1857 को, ये मई फिर सितंबर को, अंग्रेज अधिकारी हडसन ने, ये ध्यान रखना, हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर बेगम जीनत महल के साथ रंगून निर्वासित कर दिया। मतलब निर्वासित कर दिया यानी यहाँ से भेज दिया, बाहर भेज दिया, जहाँ पर 7 नवंबर 1862 मतलब 4 साल बाद को बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है और इन्हें रंगून में ही दफनाया जाता है। तो ध्यान रखना भाई, एक जो शासक था, जो मुख्य लीडर था, उसको भारत में मरने के बाद जमीन 2 गज जमीन भी नहीं मिली थी। मतलब रंगून में ही दफनाया गया वहाँ मरने के बाद। 4 जून 1857, देखो ये ध्यान रखना, तिथियां याद रखना थोड़ी सी। 4 जून 1857 ईस्वी को झांसी के शासक गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का शासक घोषित कर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्या कहते हैं घोषित कर दिया। मतलब तो 4 जून 1857 को ध्यान रखना। शासक कौन था भाई? गंगाधर राव। उसका रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। उसका दत्तक पुत्र कौन था? दामोदर राव। अभी आपने मूवी भी देखी होगी मणिकर्णिका, हमने बच्चों को दिखाई है स्कूल में, तो आप लोग भी देखना, अच्छी सी मूवी है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना, मणिकर्णिका करके। झांसी के किले के पतन के बाद लक्ष्मीबाई ग्वालियर के किले में चली गई थी, जहां पर वह अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए 17 या 18 जून 2 दिन युद्ध चला था। उस दौरान वीर गति को प्राप्त हो गई थी और उसकी प्रतिज्ञा थी ना कि मैं जिंदा नहीं मिलूंगी, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, तो वह स्वयं भस्म हो गई थी युद्ध के दौरान ही लड़ते हुए। मतलब अब देखिए आप आगे कि जनरल, अब ये कुछ स्पेशल नोट्स हैं जो आप क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा सा याद करना। जनरल ह्यूरोन ने लक्ष्मीबाई पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों में सोती हुई ये महिला अकेली मर्द है। कितनी शानदार बात है कि जो भारतीय क्रांतिकारी सो रहे थे उनमें से अगर कोई अकेली मर्द है तो वर्मा रानी की या फिर महारानी लक्ष्मीबाई थी। महारानी लक्ष्मीबाई को मनुबाई बचपन में कहा जाता था। मणिकर्णिका और महलपरी के नाम से भी जाना जाता या कहा जाता है। इसका नाम मनु भी था, मणिकर्णिका भी था और महलपरी का भी जाना जाता था, ये इनके अन्य नाम थे। 4 जून 1857 को अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र, ध्यान रखना, देखो बहुत अच्छी चीज़ आ रही है। 4 जून 1857 को अवध लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह घोषित कर दिया। बेगम हजरत महल को महक परी भी कहते हैं, तो ध्यान रखना भाई, महल परी आ जाएं तब तो अपने रानी लक्ष्मीबाई आएगा इसका आंसर, और महक परी आ जाएं तब इसका आंसर अपने कौन सा आएगा, ये भी ध्यान रखना। महक परी का जब भी पूछिए तो बेगम हजरत महल का नाम आएगा, जो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। मतलब 1857 की, अब आप देखो 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक सिपाही अवध के थे और इस समय अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था भाई, तो ध्यान रखना ये भी अवध का हेनरी लॉरेंस। मतलब अब देखो, दर्दों दीवारों पर हसरत की नज़र लिखते हैं, खुश रहना ये अहले वतन, अब तो हम सफ़र करते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ता के जेल से उन्होंने ये शेर सुनाया था कि भाई अब आप लोग खुश रहना, मैं तो इस देश के लिए अब अपनी आज प्राणों की बाजी लगाता हूँ। मतलब रानी अवंतीबाई, ध्यान रखना भाई, ये रामगढ़ ने 1820 में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष, 1858 में अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये या 1858 है भाई, ठीक है ना, 1858 में 20 मार्च 1858 में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। ये सवाल भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है रानी अवंतीबाई के बारे में, ठीक है ना, ये रामगढ़ यूपी की शासिका थी। और 5 जून 1857 को नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। मतलब 5 जून
और ये इससे पहले 4 जून की घटनाएं थी, और फिर 5 जून को नाना साहब ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था मतलब। तो ये भी ध्यान रखना मतलब। अब तात्या टोपे के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसका वास्तविक नाम क्या था। तो इसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था मतलब, ठीक है ना, तात्या टोपे का, ना कि मंगल पांडे का। तो ध्यान रखना, कभी कभी दिमाग जब हम पढ़ते हैं एक फ्लो में तो हमारे सामने कुछ चीज़ें गलत लिंक हो जाती है। तो इसलिए मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि भाई ये तात्या टोपे का नाम है, ना कि मंगल पांडे का नाम है रामचंद्र पांडुरंग। ये मूलतः महाराष्ट्र के मराठे थे जो बाद में कांची यूपी में आकर बस गए। नाना साहब के सेनापति या सूबेदार भी थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब दोदू पंथ का सहयोग किया था। इनकी तुलना इटली के गैरीबाल्डी से की गई, जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मतलब। तो ये ध्यान रखना, अपना एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि मतलब इटली के जो अपने गैरीबाल्डी से तुलना किसकी की गई है, तो मंगल पांडे या तात्या टोपा। तो ध्यान रखना, या बहादुर शाह जफर तो तात्या टोपे की गई है मतलब। तो इसके अलावा देखो आप कि कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर आरा बिहार के कुंवर सिंह, बिहार का शेर उपाधि के नाम से प्रसिद्ध था, ने 1857 में सर्वाधिक बार अंग्रेजों को परास्त किया था मतलब। तो ये भी सवाल कुंवर सिंह का भी ध्यान रखना। जगदीशपुर आरा बिहार के राजा थे और उनको बिहार का शेर कहा जाता था, जिसने सबसे ज़्यादा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की पलटन को बार बार हराया था। जफ़र बख्त खां, इन्होंने बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था मतलब। तो बरेली, ब से बरेली, झुमका गिरा रे, वो गाना था ना, कुछ आया था ऐसा वैसा। तो वो फिर बरेली के थे और बरेली में बख्त खां ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था मतलब। अब देखो कुछ ये पॉइंट्स है काम के, तो वो आप क्या कहते हैं नोट्स के रूप में याद रखना इन पॉइंट्स को, कि बहादुर शाह जफर ने बख्श खां को खान बहादुर खां की उपाधि प्रदान की थी और सेनापति नियुक्त किया था। तो बहादुर शाह जफर ने क्रांति के दौरान किसको सेनापति बनाया था, तो बख्श खां को। ये ध्यान रखना भाई। फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था, और जिहाद यानी धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध। तो ध्यान रखना, अभी जैसे जो लव जिहाद का मैटर चल रहा है ज़्यादातर मतलब, तो ये जिहाद वो था धर्म की रक्षा। और धर्म यानी एक संगठित परिदृश्य में किसी चीज़ को बांधने से नहीं है। वर्तमान में हमारा धर्म क्या है, संविधान। तो वैसे उस टाइम हमारा धर्म था अंग्रेजों से खिलाफ मुक्ति। अब वो धर्म हमारा संप्रदाय ये कुछ भी हो, लेकिन हम पूरे भारतीयों का एक ही धर्म था कि इस गोरी हुकूमत को यहाँ से बाहर निकाला जाए। और उन्होंने फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही नामक राजकुमारों ने उड़ीसा में 1857 में क्रांति का विद्रोह किया था। तो कभी आ जाए भाई कि सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने कहाँ पे किया था, तो ध्यान रखना उड़ीसा में किया था मतलब। अब देखो, अब आपको एक बार शॉर्ट्स ऐसे स्पीड में बता देते हैं कि केंद्र दिल्ली विद्रोही नेता कौन था, बहादुर शाह जफर। सेनापति कौन था, बख्श खां। 11 से 12 मई के दौरान यह विद्रोह हुआ था और विद्रोह दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम निकलसन और हडसन था मतलब। तो ये आप भी सारणी अपने घर पे बना देना मतलब। झांसी की रानी तो यह ग्वालियर, विद्रोही नेता कौन है, झांसी की रानी और तात्या टोपे। कब हुआ था, 4 जून 1857 को। जनरल ह्यूरोज ने यहाँ के विद्रोह को दबाया था, फिल्म में भी आता, ध्यान रखना आप लोग। लखनऊ में बेगम हजरत महल, 30 मई को विद्रोह शुरू हुआ था और 4 जून 1857 को बेगम ने नेतृत्व स्वीकार किया। यहाँ पे कौन थे भाई, कॉलिन कैम्पबेल, मतलब दबाने वाला अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे, 5 जून 1857 को। और यहाँ पर भी कैम्पबेल और हैब्लॉक, ये अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, जिन्होंने इनको विद्रोह को दबाया था मतलब। अब देखिए, कानपुर के बाद इलाहाबाद में लियाकत अली शासक था और 6 जून 1857 को क्या कहते हैं यहाँ पर विद्रोह हुआ था और कर्नल नील ने इस विद्रोह को दबाया था, इलाहाबाद का। जगदीशपुर और आरा, यहाँ पे कौन था भाई, कुंवर सिंह, जिसने सर्वाधिक बार अंग्रेजों को हराया था और बिहार के शेर नाम से प्रसिद्ध था। 12 जून 1857 को यहाँ के विद्रोह स्टार्ट हुआ था और ली ग्रैंड ने यहाँ के विद्रोह को क्या कहते हैं मतलब पराजित किया था या फिर दबाया था। बरेली में ध्यान रखना, जून 1857 में क्या कहते हैं विद्रोह हुआ था और ग्रेविसेंट आयर ने यहाँ के विद्रोह को दबाया था। और अंतिम फैजाबाद, मौलवी अहमद उल्ला
के लीडरशिप में यहाँ विद्रोह हुआ था और जून 1857 में हुआ था और जनरल बैरनॉर्ड ने यहाँ के विद्रोह को दबाया था। मतलब तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। मतलब अब देखो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है टॉपिक, ताकि एक साथ ही हम पूरा कर लेते हैं और आपका भी टॉपिक पूरा हो जाएगा। मतलब कि दक्षिणी भारत, मद्रास, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान की अधिकांश रियासतों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। यहाँ बेचारे सैनिकों ने भाग लिया या सामंतों ने भाग लिया, राजा लोग खुश थे क्योंकि उन्होंने सहायक संधि कर रखी थी। मतलब तो उन लोगों ने अधिकतर भाग नहीं लिया था, ध्यान रखना भाई। मध्यम शिक्षित वर्ग और व्यापारी वर्ग ने भी भाग नहीं लिया था, इसीलिए देश पर सर कटाने वाले लोग अक्सर अनपढ़ ज़्यादा होते हैं। तो मध्यम शिक्षित वर्ग और व्यापारी वर्ग ने भी भाग नहीं लिया, वो भी तमाशा देखता रहा। सब अगर एक साथ हो जाते तो अंग्रेज़ों की क्या बिसात कि विश्व गुरु भारत को पराजित कर दे, वो भी यहाँ से विदेशी मेहमान होकर। अंग्रेज़ों के सहयोगी कौन थे भाई? तो ध्यान रखना, देखो ये देखो मतलब पराये देश में भी उनके सहयोगी थे। मतलब कि ग्वालियर के सिंधिया घराना, बड़ौदा के गायकवाड़, हैदराबाद के निज़ाम, नेपाल का राणा, भोपाल का नवाब, पटियाला के नापा, सिंध और पंजाब के सिख शासक और राजस्थान के अधिकांश रियासतों ने 1857 की क्रांति को कुचलने में अंग्रेजी सरकार का सहयोग दिया था। जब इतने लोग समझ लो किसी देश के निवासियों के खिलाफ लड़ने लग जाएं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत अंग्रेज़ों को जीतने से या विपक्षी ताकत को जीतने से नहीं रोक सकती है। तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इस मदद पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इन रियासतों के शासकों और सरदारों ने इस तूफान में हमारे आगे एक बांध की तरह कार्य नहीं किया होता तो एक लहर में सदा के लिए बह जाते। ठीक है ना भाई, समुद्र की लहर में सारे अंग्रेज बह जाते, पर समुद्र में डुबाने वाले भारतीयों को अक्सर भारतीय ही बने थे। और भारत के बारे में एक वैसे कड़वी कथन है, आप लोगों को बुरा लगेगा और आप भावनाओं में बह जाओगे कि भारत अक्सर हर बार घर में ही हार जाता है। बाकी किसी की औकात या बिसात नहीं है कि हम जैसे या इतने खूबसूरत देश को कोई एक औने पौने 2 कौड़ी का देश हरा सके या राज कर सके या इस देश को गुलाम बना सके। जिसके डिक्शनरी में, जिसके वेद में कहीं गुलाम शब्द का उल्लेख ही ना हो, वो देश 200 वर्ष तक 600 वर्ष तक गुलाम बना रहा, कभी किसी और का कभी किसी और का। मतलब प्रमुख कथन सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। तो ये टी.आर. होम्स ने कहा था, मतलब 1857 की क्रांति के बारे में कि भाई ये सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। सभ्यता अंग्रेजों की और बर्बरता हमारी। धर्मावलंबी का ईसाइयों के प्रति संग्राम था। मतलब तो L.E.R. रिज ने कहा था। ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, तो ये आउटरम और ट्रेलर ने कहा था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये वीर दामोदर दास सावरकर ने कहा था। बहुत ही शानदार चीज़ है भाई। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो ये ध्यान रखना, बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। ये रूढ़िवादी दल का सदस्य था या संस्थापक था। और राष्ट्रीय विप्लव, तो ये ध्यान रखना अपना, विप्लव तो ये ताराचंद्र ने कहा था। मतलब तो ये चीज़ें हैं आपको कुछ याद रखने के लिए, जो आप लोगों को याद भी रखनी है। मतलब अब देखो उस दौरान की जो प्रथम पुस्तकें हैं या प्रमुख पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी थी? तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी.डी. सावरकर। द स्पाई म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, R.C. मजूमदार। द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता। द रिबेलियन, देखो वो द ग्रेट रिवेलियन और द रिबेलियन 1857, P.C. जोशी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी, तो ये T.R. होम्स, ध्यान रखना। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, सर सैयद अहमद खां था। और 1857 सुरेंद्र नाथ सेन, ये भी इनके बुक्स के नाम है और ये प्रमुख बुक्स थी जिनके बारे में इनके ऑथर्स के नाम भी आपको थोड़े से याद रखने हैं। मतलब ठीक है ना। अब भारत सरकार ने 1857 के विद्रोह या क्रांति के इतिहासकार के रूप में S.N. सेन को नामांकित किया और इनकी पुस्तक 1857 को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था। भाई भारत सरकार ने जो चीज़ मानी कि हमें किसकी चीज़ को पब्लिश करना चाहिए और किसके अनुसार फैसले और परिणाम स्वीकार करने चाहिए, तो वो सुरेंद्र नाथ सेन थे भाई। अतः सुरेंद्र नाथ सेन 1857 के संग्राम के सरकारी इतिहासकार थे। तो कभी एग्जाम में ये भी आ जाए तो ये भी आपको आज पता चल गया, मतलब कि सुरेंद्र नाथ सेन भारतीय 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार थे। मतलब तो अब देखिए आप
अब ये आखिरी पन्ना है, तो आपने इतना पैसेंस रखा और इतने अच्छे से नोट्स सुने और बनाए हैं, तो ये भी आराम से सुनना ताकि आपका ये कोर्स अच्छे से हो जाए। अब इसको देखो परिणाम क्या निकले थे 1857 की क्रांति के, तो ये मेन काम का है कि 1857 की क्रांति का परिणाम क्या था कि 1858 का अधिनियम, विक्टोरिया घोषणा और इलाहाबाद दरबार। तो ये चीज़ें कि एक तो भाई सबसे पहले 1858 का अधिनियम बना, विक्टोरिया की घोषणा हुई इंडिया आने की और इलाहाबाद में दरबार लगा। इस अधिनियम का घोषणा पत्र द्वारा भारत में ब्रिटिश कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय शासन ब्रिटिश क्राउन ताज के अधीन कर दिया गया। अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चलाती थी उसका शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश क्राउन या सीधा ब्रिटिश सरकार या संसद के अधीन हमारा देश चला गया। अब कानून वहाँ से बनकर आने लगे। वहाँ भारत सचिव और वो भारत मंत्री की नियुक्ति की जाने लगी। ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत में शासन भारत सचिव के नाम से किया जाने लगा और गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वाइसराय पद सर्जित किया गया। तो ध्यान रखना, अंतिम वाइसराय कौन रहेंगे भाई? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल पद समाप्त, वाइसराय सहायता हेतु 15 सदस्यीय भारतीय परिषद बनाई गई। उन्होंने कहा कि भाई भारतीयों का तो कोई स्थान ही नहीं है, तो 15 सदस्यीय भारतीय परिषद बनाई गई और जिसमें से 8 सदस्यीय ब्रिटिश संसद के या ब्रिटिश संसद के सदस्य थे और 7 सदस्य कंपनी के थे। ठीक है ना, देखो 15 के 15 ही उनके ही थे, मतलब नाम भारतीय परिषद था पर हमारा कुछ नहीं था। तो 8 तो क्या कहते हैं भाई ब्रिटिश संसद के और 7 कंपनी के, 8 7 15 हो गए। तो लंदन के इंडिया हाउस ये वहाँ पे बैठते थे, लंदन के इंडिया हाउस में, और अध्यक्ष और भारत सचिव ये बने हुए रहते थे। वेतन और भत्ते कहाँ से मिलते थे? भारतीयों के राजकोष से। पैसे हमारे यहाँ से, राज हमसे करेंगे। कितनी दुर्दशा थी हमारी। आगे देखो, चार्ल्स नेपियर ने बंगाल में भर्ती किए गए अन्य जाति के सैनिकों को भाड़े के सैनिक कहा था। तो ये एक थोड़ा सा काम का पॉइंट है कि किसने कहा था और कहाँ के सैनिकों को कहा था। तो ध्यान रखना, चार्ल्स नेपियर ने। एक बार आपको क्लियर दिख जाए इसलिए मैं इसको वापस क्या कहते बता देता हूँ। चार्ल्स नेपियर ने बंगाल में भर्ती किए गए उच्च जाति के सैनिकों को भाड़े के सैनिक कहा था। अब इस पूरे टॉपिक के बाद आप लोगों से, अब जो मैं भी अपनी बातें तो कहूँगा ही कहूँगा, तो आप लोगों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इस बुरे दौर में खुद को बचा के रखिए, अपना स्वास्थ्य बचा के रखिए और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच साझा कीजिए और अपनी तैयारी प्रिपरेशन एक तरह से जारी रखिए। और मेरे अपने चैनल द गुरु भरत सर पर अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच में साझा कीजिए। ठीक है ना, ये द गुरु भरत सर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और साझा कीजिए। थोड़ी सी हेल्थ सही होने के बाद आपके और अच्छे से वीडियो बना के लाऊंगा मैं। सुनने के लिए, देखने के लिए, इतना सब्र और पैसेंस रखने के लिए और मुझ पे यकीन बनाए रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सब लोगों को शुभकामनाएं और सब लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की भी अशेष शुभकामनाएं। शुक्रिया पुनः।